हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है अमेरिका की संघीय न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा और विकसित लोकतंत्र माना जाता है और यहाँ पर संविधान निर्माताओं के द्वारा जब संविधान बनाया जा रहा था उस वक्त संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा विविधताएं थी अमेरिका की जनसंख्या में और इन सारी विविधताओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। तो द्विस्तरीय सरकारों की स्थापना की गई, एक राष्ट्रीय सरकार और दूसरी हर उपनिवेश की, हर प्रांत की अपनी अपनी सरकार। जिन उपनिवेशों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया था उन उपनिवेशों की स्वायत्तता को भी सुरक्षित करने का प्रयास संघात्मक व्यवस्था को अपनाकर किया गया। इस संघात्मक व्यवस्था की एक खासियत ये होती है कि चूंकि यहाँ पर शासन करने की सत्ता का विभाजन संविधान के द्वारा दो सरकारों के मध्य कर दिया जाता है, राष्ट्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारें। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से इन दो सरकारों के मध्य कभी कभी अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न होता है। तो इन विवादों को कौन दूर करेगा, इसके लिए बहुत विचार विमर्श किया गया संविधान सभा में और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इसके लिए एक स्वतंत्र सर्वोच्च संघीय न्यायपालिका होनी चाहिए जो इन दोनों सरकारों के मध्य विवादों का समाधान कर सके। तो अमेरिका की संघीय न्यायपालिका वहां की संघात्मक व्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप है, क्योंकि जहां भी संघात्मक शासन होगा वहां स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका का होना आवश्यक हो जाता है। ये संघात्मक शासन का भी एक अनिवार्य लक्षण माना जाता है। हालांकि सामान्य रूप से न्यायपालिका किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी अंग होता है। सेंट ऑगस्टाइन ने मध्य युग में ही कह दिया था कि बिना विधायी या कार्यकारी अंगों के हम एक राज्य की कल्पना तो कर सकते हैं, एक राज्य तो बन सकता है बिना विधायिका और बिना कार्यपालिका के, लेकिन बिना न्यायिक अंग के, बिना न्यायपालिका के हम एक स्वतंत्र सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। सभ्य समाज की आवश्यकता बन गई है न्यायपालिका, क्योंकि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व उस पर होता है, विभिन्न विवादों के समाधान का दायित्व उस पर होता है और समाज में शांति और सुव्यवस्था बनी रहे, विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो सके, नागरिक अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का निश्चिंतता पूर्वक उपभोग कर सके, इसके लिए न्यायपालिका का होना जरूरी माना जाता है। किंतु जो संघात्मक लोकतंत्र है उसके लिए तो स्वतंत्र सर्वोच्च संघीय न्यायपालिका एक अनिवार्य लक्षण है, बिना उसके संघात्मक शासन स्थापित नहीं हो सकता। अमेरिकी संघ जब बन रहा था उससे पहले के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो 1777 में अमेरिका में एक कॉन्फेडरेशन की स्थापना की गई थी, एक परिसंघ की स्थापना की गई थी और उस परिसंघ का जो संविधान बनाया गया था उस संविधान के तहत संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं की गई थी, बल्कि न्याय व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार राज्य सरकारों को सौंप दिया गया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? कई सारे दोष सामने आए। कौन से दोष सामने आए? कि हर राज्य अपने अपने तरीके से न्याय व्यवस्था की स्थापना करने लगा।
और एक राज्य के न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाता था किसी मुद्दे पर, किसी विवाद पर, दूसरे राज्य का न्यायालय उसे बदल देता था या दोनों के निर्णयों में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती थी। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा अनिश्चितता और अस्थिरता का वातावरण था। नागरिकों के लिए, सरकारों के लिए ये एक विकट समस्या थी कि वो किस न्यायालय के निर्णय को मान्यता प्रदान करें और वास्तव में वस्तुनिष्ठ रूप में न्याय की उपलब्धि कैसे हो सकती है, ये कुछ उन्हें समझ में नहीं आता था इस व्यवस्था के तहत। तो इस दोष को दूर करने के लिए जब फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी संघ का संविधान बन रहा था, संविधान के तहत संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया परिसंघ को छोड़कर, तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक समझा गया कि एक संघीय न्यायपालिका होनी चाहिए जो राष्ट्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों दोनों के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर उठने वाले विवादों का समाधान कर सके, उस अनिश्चितता और अस्थिरता के वातावरण से बचा जा सके जो अनिश्चितता और अस्थिरता 1777 के परिसंघ के संविधान के तहत अपनाई गई न्याय व्यवस्था में देखने को मिलती थी। ये तो एक मुख्य उद्देश्य था फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान निर्माताओं का कि कैसे अमेरिकी संघ को, संघात्मक लोकतंत्र को एक सुव्यवस्थित, सुनिश्चित, स्थिर स्वरूप प्रदान किया जाए। संघीय न्यायपालिका की स्थापना के पीछे दूसरा उद्देश्य संविधान निर्माताओं का यह था कि चूंकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी की जा रही थी, अपनाई जा रही थी, ऐसी स्थिति में विधायिका और कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए न्यायपालिका को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए। ये भी हो सकता था कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद उत्पन्न हो, वैसे ही जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य उत्पन्न होते थे। तो ऐसी स्थिति में इनके विवादों का समाधान करने का दायित्व भी संघीय न्यायपालिका को सौंपा गया। तो ये दो पर्पस थे, दो उद्देश्य थे जिनको ध्यान में रखते हुए अमेरिका में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसी बात को लक्ष्य करते हुए हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक फेडरलिस्ट में लिखा कि परिसंघ के संविधान का सबसे बड़ा दोष ये था कि उसमें किसी न्याय व्यवस्था का प्रावधान नहीं था, किसी संघीय या राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था का प्रावधान नहीं था। संघात्मक शासन प्रणाली स्थापित करते समय संविधान निर्माताओं ने न्याय स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। संविधान सम्मेलन में न्यायालयों को राज्यों के अधिकार क्षेत्र में छोड़ देने की संभावना पर भी विचार किया गया था, हैमिल्टन लिखते हैं। किंतु चूंकि परिसंघ में राष्ट्रीय न्यायपालिका का न होना एक भयानक बुराई मानी गई थी, इसलिए इस बुराई को दूर करना संविधान निर्माताओं का एक प्रमुख उद्देश्य हो गया था। तो हैमिल्टन इस तरह से संघीय न्यायपालिका के औचित्य को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। अन्य बहुत से विद्वानों ने भी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय के गठन और उसके महत्व पर प्रकाश डाला है। जैसे अर्नेस्ट ग्रिफिथ ने सर्वोच्च न्यायालय को शासकीय त्रिमूर्ति का तृतीय सदस्य कहा है। शासन की तीन मूर्तियों के रूप में तीन अंगों को माना है उन्होंने, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका इस त्रिमूर्ति का तीसरा सदस्य है और ये अन्य दो निकायों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका से कम महत्व न्यायपालिका का नहीं है।
चूंकि अमेरिका में संविधान की व्याख्या का दायित्व न्यायपालिका को सौंपा गया है। अमेरिकी संविधान तो बहुत संक्षिप्त है, केवल 7 अध्याय है उसमें। ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं है। उन बातों को स्पष्ट करने का अधिकार और दायित्व सर्वोच्च न्यायालय, संघीय न्यायालय को सौंपा गया है। और इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय संविधान का व्याख्याता और संविधान का संरक्षक माना जाता है। उसको लगातार चलने वाला संवैधानिक सम्मेलन भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न विवादों की सुनवाई करते समय वो संविधान की विभिन्न धाराओं की अलग अलग व्याख्या करता है, उन्हें नया अर्थ प्रदान करता रहता है। इसीलिए उसे संविधान का व्याख्याता कहते हैं। इसीलिए अमेरिका में कहा जाता है कि हम निसंदेह संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायपालिका कहती है, जो सर्वोच्च न्यायालय कहता है, जो न्यायाधीश कहते हैं। तो सब मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है, अमेरिका की संघीय व्यवस्था का संरक्षक है, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का संरक्षक है, शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था का संरक्षक है, और लास्टली अमेरिकन लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का रक्षक भी सर्वोच्च न्यायालय है। ये औचित्य है, ये महत्व है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का, जो संघीय न्यायपालिका का शीर्ष है, शीर्ष संस्थान है। जहां तक संघीय न्यायपालिका की संवैधानिक स्थिति की बात है, संविधान का अनुच्छेद 3 इस संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय में तथा उनके अधीन न्यायालयों में निहित होगी, जिनकी स्थापना कांग्रेस द्वारा कानून बनाकर समय समय पर की जाएगी। यानी न्याय व्यवस्था की स्थापना, न्यायपालिका की स्थापना का दायित्व अमेरिका में वहां की विधायी संस्था, राष्ट्रीय विधायिका कांग्रेस के हाथों में सौंपा गया है। और कांग्रेस ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए 1789 में कानून बनाया और उस कानून के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। संघीय न्यायपालिका का गठन हम देखेंगे कैसे होता है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर आएंगे। जहां तक संघीय न्यायपालिका की बात है, अमेरिकी कांग्रेस ने कानून बनाकर 2 तरह के न्यायालयों की व्यवस्था की है। पहले को कहते हैं व्यवस्थापक न्यायालय और दूसरे को कहते हैं संवैधानिक न्यायालय। व्यवस्थापक न्यायालय क्या है? ये वो न्यायालय है जिनकी स्थापना कांग्रेस कानून बनाकर करती है, और वास्तव में इनका मुख्य कार्य न्याय प्रदान करना ना होकर कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों को क्रियान्वित करने में सहायता प्रदान करना होता है। आप जानते हैं कि विधायिका बहुत सारे कानून देश की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित करती है, लेकिन कानून निर्माण से ज्यादा चैलेंजिंग कार्य उन कानूनों का समुचित ढंग से, प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना होता है। तो अमेरिका में इनके क्रियान्वयन का दायित्व वैसे तो राष्ट्रपति पर है, कार्यपालिका पर है, लेकिन राष्ट्रपति के इस कार्य में ये व्यवस्थापक न्यायालय सहायता करते हैं। इन व्यवस्थापक न्यायालयों की खासियत ये भी है कि इनमें जो न्यायाधीश कार्य करते हैं, उन न्यायाधीशों को प्रशासन के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा बिना महाभियोग की प्रक्रिया के ही उनके पद से हटाया जा सकता है।
अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इन न्यायालयों में कार्य करने वाले न्यायाधीश अपने दायित्वों का समुचित ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, भ्रष्ट तरीके अपना रहे हैं, पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या संविधान की भावना का उल्लंघन कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से हटा सकता है। इन न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, वास्तव में संवैधानिक न्यायालय ही वास्तविक न्यायालय है। ये संवैधानिक न्यायालय 3 स्तरों पर कार्य करते हैं। सबसे निचले स्तर पर जिला न्यायालय है, उसके ऊपर संघीय अपीलीय न्यायालय है और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। जिला न्यायालयों को केवल प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जबकि जो संघीय अपीलीय न्यायालय हैं उनके द्वारा इन जिला न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का कार्य किया जाता है। अगर जिला न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय से कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो वो किसी संघीय न्यायालय में, अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है। वादी पक्ष के द्वारा भी की जा सकती है अपील और प्रतिवादी पक्ष के द्वारा भी की जा सकती है। कोई भी पक्ष जो संतुष्ट नहीं है जिला न्यायालय के निर्णय से, वो संघीय अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है कि हमारे मामले की फिर से सुनवाई की जाए, क्योंकि जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से हमें नहीं लगता कि हमारे साथ न्याय हुआ है। तो इस तरह की अपील सुनने का कार्य संघीय अपीलीय न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। इन न्यायालयों में कार्य करने वाले न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। हालांकि इनकी भी सदस्य संख्या क्या होगी, इनका वेतन क्या होगा, भत्ता क्या होगा, सेवा की शर्तें क्या होंगी, ये सब कुछ कांग्रेस कानून बनाकर तय करती है। लेकिन इन न्यायालयों में काम करने वाले न्यायाधीशों को आसानी से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को सिर्फ और सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ये महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा में शुरू की जाती है। प्रतिनिधि सभा आरोप पत्र तैयार करती है कि इस न्यायाधीश ने अपने पद का दुरुपयोग किया है या गलत तरीके से कार्य कर रहा है या संविधान का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रहा है। आरोप पत्र प्रतिनिधि सभा के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रतिनिधि सभा उस आरोप पत्र को पारित करके सीनेट के पास भेजती है। सीनेट उन आरोपों की जांच करती है कि प्रतिनिधि सभा ने संबंधित न्यायाधीश पर जो आरोप लगाए हैं वो आरोप कहां तक सही है। अगर सीनेट भी अपने 2/3 बहुमत से उन आरोपों को सही सिद्ध कर देती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित न्यायाधीश को त्यागपत्र देना होता है। तो व्यवस्थापक न्यायालय के न्यायाधीश तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकते हैं बिना महाभियोग की प्रक्रिया के, लेकिन संवैधानिक न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही हटाया जा सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि न्यायपालिका, संवैधानिक न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र रहते हुए कार्य करे। और जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तभी वो स्वतंत्रता पूर्वक, निष्पक्षता पूर्वक न्याय प्रदान करने का कार्य करेगी। तो संवैधानिक न्यायालयों में शिखर पर स्थित है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। अन्य न्यायालयों के समान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, उनके वेतन भत्ते, उनकी सेवा शर्तें, ये सब निर्धारित करने का अधिकार कांग्रेस को प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा।
और कांग्रेस ने समय समय पर कानून बनाकर इनकी सदस्य संख्या निर्धारित की है, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण किया है। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश की अधीनता में अन्य न्यायाधीश कार्य करते हैं। शुरू में 2-3 न्यायाधीश थे, लेकिन आवश्यकता के अनुसार अब इनकी संख्या कांग्रेस द्वारा कानून बनाकर बढ़ाई गई है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? कांग्रेस तो सदस्य संख्या निश्चित कर देती है, लेकिन इन न्यायाधीशों को नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति ही इन सारे न्यायाधीशों को नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्ति, जैसा आपने देखा, कि तभी मान्य होती है जब अमेरिकी कांग्रेस का दूसरा सदन यानी सीनेट अपने बहुमत से उस नियुक्ति को स्वीकार कर लेता है। अगर सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की गई किसी नियुक्ति को खारिज कर दिया तो वो नियुक्ति अवैध हो जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा सीनेटोरियल कर्टसी का पालन करते हुए, सीनेटीय शिष्टाचार का पालन करते हुए, सीनेट से सलाह करके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जहां तक वेतन की बात है, कांग्रेस ही कानून बनाकर इनका वेतन भी निर्धारित करती है और न्यायाधीशों के कार्यकाल में उनके वेतन में वृद्धि तो की जा सकती है। कांग्रेस कानून बनाकर उनके वेतन को बढ़ा तो सकती है, लेकिन उसमें कमी नहीं कर सकती। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि न्यायाधीश किसी तरह के प्रलोभन से मुक्त रहते हुए निष्पक्षता पूर्वक न्याय प्रदान करने का कार्य कर सके। जहां तक न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल आजीवन होता है और वे सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यानी एक बार नियुक्त होने के बाद उनको आसानी से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता और जब तक उनका जीवन रहता है तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। केवल और केवल महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आसानी से उनकी पदच्युति संभव नहीं होती। हालांकि स्वेच्छा से वो त्यागपत्र दे सकते हैं। अमेरिका में ये व्यवस्था की गई है संविधान के द्वारा और कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से कि न्यायाधीश चाहे तो 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर और 10 वर्ष तक सुप्रीम कोर्ट में सेवा दे लेने पर, या अगर उनकी उम्र 65 वर्ष हो गई है और उनका सेवा काल 15 वर्ष तक का हो गया है, तो वो स्वेच्छा से अपने पद से अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अवकाश ग्रहण करने के बाद भी उनको उनके पद का वेतन आजीवन प्राप्त होता रहता है। अगर वो कार्य नहीं भी करते हैं तो भी उनके पद का वेतन, पेंशन नहीं, वेतन उन्हें जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक प्राप्त होता रहता है। ये बड़ी अनोखी व्यवस्था है जो आमतौर पर दुनिया के विभिन्न देशों में देखने को नहीं मिलती, लेकिन अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार कर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये प्रावधान किए हैं, ताकि किसी भी तरह के, चाहे वो पद का प्रलोभन हो या पैसे का प्रलोभन हो, उससे मुक्त रहते हुए न्यायाधीश न्याय प्रदान करने का कार्य कर सके। इसीलिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई है संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो ये है संघीय न्यायालय का गठन। संघीय न्यायालय का औचित्य क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का महत्व क्या है और उसका गठन किस तरीके से होता है। अब अगली क्लास में हम सर्वोच्च न्यायालय के
क्षेत्राधिकार पर चर्चा करेंगे।